अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और बड़ी ही अहम पेशरफ सामने आई है और वो पेशरफ ये है कि बुशरा बीबी जो इस वक्त नैब कस्टडी में थी, अब उनको बाज़ाब्ता तौर पे 9 मई के 11 मुकदमात में नॉमिनेट कर दिया है। वो मुकदमात किन किन थानों में है उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा रऊफ हसन को आज जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने के अहकाम जारी किए हैं। अब वो क्यों अहकाम हुए और उसके अलावा उसमें क्या पेशरफ होने जा रही है, वो सारा मामला सामने रखेंगे। साथ ही साथ पीटीआई के, क्योंकि आज बहुत सारे यहाँ पर सारे केसेस लगे हुए थे, उमर अयूब भी आए यहाँ पर, उनकी दरख्वास्त पे हुक्म इम्तनाब भी जारी हुआ है, वो क्या है मामला, इन तमाम तर चीज़ों का अहाता करेंगे। 4 से 5 मुख्तलिफ केसेस हैं जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बुशरा बीबी के जो केसेस हैं वो कैसे सामने आए हैं और इस वक्त सिचुएशन क्या बनती हुई दिखाई दे रही है। जाहिर है अगर वो नॉमिनेट हो गई हैं तो वो 11 मुकदमात में मजीद गिरफ्तारी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कैन साहब, ये क्या मामला सामने आ रहा है? बुशरा बीबी के ऊपर 11 मुख्तलिफ मुकदमात सामने आ गए हैं और ये वो मुकदमात हैं जो नॉमिनेट हुई हैं मुख्तलिफ तारीखों में, जो 9 मई को भी मुकदमात हैं, 10 मई को हैं, 11 मई को हैं, 11 मई 2023 की। ये क्या डिटेल सामने आई है आज? देखिए चौधरी साहब, बुशरा बीबी को नैब के एक केस में जब उनकी सज़ा ख़त्म हुई, दूसरे में गिरफ्तार कर लिया गया, तो अब उन्हें ये खदशा था, इद्दत केस भी बीच में आ गया, तो अब उन्हें खदशा था कि मज़ीद कोई केसेस भी होंगे जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसी खदशे के पेश नज़र उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि जितने भी मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज हैं उन तमाम मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएँ और साथ ही मुतल्लिका अदालत से रजू करने की इजाज़त दी जाए, ना कि उन्हें उन मुकदमात में भी इसके बाद गिरफ्तार कर लिया जाए। तो आज तफसीलात अदालत के सामने आ गई हैं। नैब, FIA, पुलिस सबसे रिपोर्ट मांगी गई थी, तो FIA की तरफ से रिपोर्ट आई है, पुलिस की रिपोर्ट है। पुलिस ने रावलपिंडी, CPO रावलपिंडी की तरफ से जो रिपोर्ट आई उसमें यह बताया गया है कि रावलपिंडी, ज़िला रावलपिंडी के, क्योंकि पिंडी शहर के भी टेक्सला और दीगर मकामात के हैं, 11 मुकदमात हैं जो कि 9 मई और 10 मई को दर्ज हुए 2023 में, उनमें बुशरा बीबी मुलजिमा नामजद हैं। तो अब ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि 9 मई 2023 को होने वाले वाक़यात को अब 1.25 साल गुजर चुका है। 1 साल 2 माह के बाद अब इन्हें आकर मालूम हुआ है कि बुशरा बीबी 11 मुकदमात में नामजद हैं। उस दौरान कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई रिपोर्ट नहीं आई। इमरान खान, दीगर शाह महमूद कुरैशी, सबकी हद तक शेख रशीद, ये तमाम नामजद हैं उन मुकदमात में। पेशरफ्त भी होती रही, ये जेल समातें जो होती हैं उनमें जाते रहे, लेकिन बुशरा बीबी से मुतल्लिक किसी को इल्म नहीं था कि इन मुकदमात में बुशरा बीबी भी मुलज़मा नामजद हैं। तो आज के लिए ये एक बड़ा इंकशाफ है। और कई डिटेल सामने आई है कि वो कौन कौन से मुकदमात हैं, किस किस थाने में है? देखिए चौधरी साहब, वो तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, GHQ के गेट पर जो हमला हुआ था उसमें जो प्रोटेस्ट हुआ था उस टाइम नामजद किया गया है। सदर कैंट का है, मरी रोड के असास इदारे के दफ्तर पर, थाना आरे बाजार है, सिविल लाइन, न्यू टाउन सिटी, वारिस खान, टेक्सला, तो ये सारे मुकदमात हैं। और उसके अलावा भी कोई और भी हैं मुकदमात जो आई रिपोर्टें जमा हुई है? एक तो नैब के, उन्होंने बताया 4 मुकदमा है, नैब रावलपिंडी में 3 मुकदमात और नैब लाहौर में 1 मुकदमा बताया गया है कि 4 मुकदमात नैब में भी बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज। ठीक हो गया। ये वो हैं जो मुकदमात उन्होंने, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की गई थी कि आप इदारों से मुझे रिपोर्ट लेके दे दीजिए कि मेरे खिलाफ कौन कौन से मुकदमात हैं। अब इसका उन्हें एक फ़ायदा ये हुआ है कि उन्हें ये मालूम हो गया है कि उनके खिलाफ 11 मुकदमात 9 मई के थे। अब वो कम से कम उसके लिए ज़मानत कब्ल गिरफ्तारी के लिए रुजू कर सकती हैं, लेकिन हो सकता है शाम तक उसमें गिरफ्तारी हो जाए जब हम बात कर रहे हो, या हो सकता है पहले ही गिरफ्तारी भी हो चुकी हो, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट की हद तक मांगा था कि रिपोर्ट हमें दे दें कि कितने मुकदमात हैं, वो दे दिए गए। डी सील करवाने के लिए आए थे यहाँ पर जो PTI का सेक्रेटरीट है, उसमें क्या पेशरफ्त सामने आई है? देखिए, उसमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने मुख्तलिफ वजूहात बयान की थी कि जो PTI का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है उसमें हिफाजती इक़दामात नहीं हैं। वो उन्होंने आसमानी बिजली तो उन्होंने खैर एंड में जाके लिखा, लेकिन उन्होंने कहा कि आसमानी बिल्डिंग के लिए वो अरेस्टर होता है कोई, वो भी नहीं लगा हुआ, वो बिल्डिंग के ऊपर होता है। उसके अलावा तरबियत याफ्ता अमला नहीं है वहाँ पे, फायर इंस्टिंग्विशर नहीं पड़े हुए, जो पड़े हैं वो एक्सपायर्ड हैं। वायरिंग का कहा कि वो वायरिंग जो है वो मयारी नहीं है, पानी नहीं है, अगर आग लग जाए तो
उसके लिए भी कोर्ट तो देखिए कोर्ट ने जो सवाल एक उठाया था कि देखा जाए तो ये अगर लॉ है, ऑल लो कि पूरे इस्लामाबाद में ये लॉ जो है अप्लाई पूरी तरह से कहीं पे नहीं हुआ हुआ, अगर हुआ चंद इमारतें होंगी, और लेकिन ये पीटीआई के एंड में एक लूप होल तो था। हाँ, इसीलिए कोर्ट ने आज अपने ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं ली और लतीफ़ खोसा साहब से कहा कि आप बताएं कि आपने ये फासली इक़दाम क्यों नहीं किए। तो उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि हम ये इक़दाम कर देंगे, लेकिन पहले बिल्डिंग तो डीसील कर दी जाए, उसके बाद हम ये करेंगे। मैं देख रहा था एक चीज़, कोर्ट ने कहा था कि ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स की बात की गई है, तो वो तो इस हाई कोर्ट में भी नहीं लगे हुए। तो उन्होंने एमसीआई के जो वकील हैं उनसे कहा था कि आपने हाई कोर्ट पे कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये बताना चाह रही थी कोर्ट भी कि आपने जो जो चीज़ें लिखती हैं वो इस्लामाबाद में शायद ही किसी इमारत में है, क्योंकि हाई को कोर्ट पूरा इस्लामाबाद सील करना पड़ जाएगा। जी डेफिनेटली। तो लेकिन कोर्ट ने कहा है कि ये अदालत अपने कंधों पर ये बोझ नहीं लेगी कि अगर आप कहते हैं 15 दिन आपको दे दें और 15 दिन में आप ये इक़दाम करेंगे, तो अगर उन 15 दिनों में कोई वाकया हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये सवालात थे। अपेरेंटली कोर्ट का ये माइंड था जो कि ऑलमोस्ट डिस्क्लोज कर दिया गया है कि सियासी जमात का दफ्तर इस तरह से बंद नहीं रखा जा सकता, लेकिन जो हिफाजती इक़दाम जो कि रिस्क के अलर्ट्स बता दिए हैं एमसीआई ने, उस पर कोर्ट आंखें बंद नहीं कर सकती, वो आपको करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि हमें कम से कम इस डीसील कर दें ताकि हम जो ये इक़दाम कह रहे हैं वो उठा तो लें, तो मेरे ख्याल डीसील करने का हुक्म दे देंगे इस हद तक। इस पे फिर वो वकील साहब ने अपना माइंड डिस्क्लोज किया। उन्होंने कहा कि हमारे जो फायर के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनके साथ ये चले जाएं, लोग इकट्ठे नहीं कर सकेंगे जब तक ये इक़दाम ना कर लें। तो इक़दाम काफी सारे उन्होंने बताए हैं। तो पर्पस ये है कि पीटीआई वहां पे लोगों को इकट्ठा ना कर सके, वहां पे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में लोग आकर ना बैठे, तो रौनक मेला ना लगा रहे। तो अदालत इसकी जिम्मेदारी उस तरह से नहीं ले सकती। कल वहां पे कोई वाकया हो जाता है तो कोर्ट पे जिस तरह से करवा दिया जाए व्हाट्सएवर, लेकिन जिस तरह एडवोकेट जनरल साहब ने उस दिन कहा कि हम तो जलसे धरने एहतजाज की इजाजत नहीं देते, कोर्ट देती है तो दे दे, मतलब दैट वाज मतलब हैरान कौन था वो मेरे लिए कि वो बड़ा वाज़ेह कह रहे थे कि कोर्ट जो करना चाहती है करे। सिद्दीक भाई, आज एक हुक्म इम्तना भी जारी हुआ है जिस पे रिटर्न ऑर्डर हम चलाया, उस पे पीटीआई के लोग भी तनकीद कर रहे हैं कि उमर अयूब साहब के खिलाफ एक तहकीकात चल रही थी, उनकी हल्के से मुताल्लिक के जी रिगिंग हुई है, नून लीग ने वहां पर रजू किया था, उस पे हुक्म इम्तना हुआ है, कार्रवाई इलेक्शन कमीशन को रोक दी। आप इसको कैसे देखते हैं? कि मैं असल में, क्योंकि उस केस में तो नहीं था, ये था कि उमर अयूब साहब ने चैलेंज किया था। उमर अयूब साहब आए कि जी मेरे जो हल्के की धांधली से मुतालिक आप बता दीजिए। मैं समझ गया हूं। क्वेश्चन ये है कि 60 दिन तक इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार होता है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन कर नहीं सकता। तो ये 60 दिनों के काफी अरसा बाद वो कहते हैं एमएनए बन गया, मतलब नोटिफिकेशन हो गया, मैं कायदे इस खिलाफ बन गया, तो अब जाके इलेक्शन कमीशन कहता है दोबारा उसको। अच्छा, तनकीद क्या हो रही है इस पे? पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि इनको तहकीकात से करवा लेनी चाहिए थी, नहीं हुक्म इम्तना लेना चाहिए था, अगर रेगिंग हुई है या नहीं हुई तो उसको तय करवाने दें। मेरा ख्याल है कि उमर अयूब साहब, जाहिर है जो पॉइंट अभी इन्होंने बताया, अगर ये ना बताया होता तो टेक्निकल पॉइंट बड़ा जबरदस्त, अगर इनका ये पॉइंट आया होता तो मेरी भी शायद राय यही होती कि ये गलत किया उमर अयूब साहब ने ना, कि आप अपनी स्टांस के खिलाफ जा रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि जो हल्का खोलना है खोल लो, पीटीआई जीती हुई है, लेकिन एक बात ये दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह की हरकतें कर रहा है मुसलसल, और जिस हद तक इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ चला गया, तो इसमें कोई बईद नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ऐसा फैसला करे कि उड़ा दें किसी है कि बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त किया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाए नून लीग भी, पीटीआई के भी सारे केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए, ट्रिब्यूनल में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बात तो वाज़ेह है। जहाँ देखा 19-20 का फर्क होता है ना, वहाँ पे आप कह भी सकते हैं, जहाँ पे 10 और 20 का फर्क हो क्या है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो यहाँ पे 10-20 का क्या, उन्होंने तो 0-20 के फर्क से चीजें की हैं। किसी के मतलब कई लोगों के आप देखें वोट कितने थे और उनको जितवा कैसे दिया गया। बलूचिस्तान में, पंजाब में, ये रावलपिंडी डिवीजन में खुद कमिश्नर ये बात मान चुके हैं कि 70-70 हज़ार की लीड से जो जीत रहे थे हमने उनको हराया है। तो ये सारी बातें, तो मैं ख्याल ये तनकीद इस पे इसलिए नहीं बनती कि अगर ये टेक्निकल पॉइंट जो उन्होंने बताया है इसके साथ अगर इसको बात बताई जाएगी तो फिर वो तनकीद नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई ये कहता है कि उसका ट्रिब्यूनल में जाता है और वहां जाके वो कहता है कि नहीं मैं नहीं तहकीकात करवाना, वो ट्रिब्यूनल में नहीं गए, इलेक्शन कमीशन में आए, तो ट्रिब्यूनल में जाए ना, ट्रिब्यूनल में बाकी भी तो सारे ट्रिब्यूनल में भेजे इलेक्शन कमीशन ने। बिल्कुल ठीक है। रऊफ हसन साहब को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया, एफआईए आज उनका रिमांड नहीं ले सकी मजीद, तो क्या ऐसा क्या निकला है, तहकीकात में कोई है खबर कि नहीं रिमांड ले? देखिए, मैं तो अभी अली हमजा साहब का ट्वीट पढ़ रहा था। अली हमजा साहब ने ट्वीट किया है कि अरूबा कोमल जो हैं, जिनके हवाले से एक पूरा प्रोपेगेंडा किया गया कि 11 लाख वो फेक अकाउंट्स जो हैं वो चला रही थी, वो आप देखें यार, मैं हालांकि उन्होंने पिछले दिनों में बड़ी अच्छी बातें की, मैंने बड़ी अफरान साहब की तारीफ की थी, अफरान उल्लाह खान साहब की। अब आप देखें कि वो कह रहे हैं कि एक कोई पता नहीं क्या होता है, उसमें सारे अकाउंट्स डाले जाते हैं, सिंगल क्लिप पे रीट्वीट हो जाते हैं।
तो यार आप और हम भी किसी से दोस्ती ऐसे बंदे से लगाते हैं जिसके पास कोई ऐसा सिस्टम हो कि उसके चलें ज्यादा नहीं 10,000 उसने अकाउंट जो है ना एक अकाउंट में डाले हुए हो, तो हमारी ट्वीट्स को रीट्वीट कर दिया करें ताकि हमारा हर ट्वीट 10,000 रीट्वीट हो जाया करे।